अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम जी। अब्दुल्ला फरीद, अब्दुल्ला बासित, आमना, अरसलान एंड दाइम। इसका नाम चेंज करना, मैं लिख दूं ताकि दाइम का नाम चेंज हो जाए, राइट। और इशा, फरीहा, हमजा, हमजा अस्सलाम खालिद। सर। भाई इस्लाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक सर। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। हमने जहां पर ख़त्म किया था वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। लास्ट हमने जहां पे एंड किया था, लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड हियर गोस अ टॉपिक। लास्ट हमने एमसीक्यूज कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पिछली बात बता दूं पहले, जरा क्विक रिव्यू। हमने जो किया था, बेसिकली काम जो किया था, उसमें हमने किया था कि स्टार्ट हमने किया था, हमने कहा था कि टॉपिक हमारा था सेलेक्ट माइक्रोफोन, डन डन डन। ओके, सो हमारा टॉपिक था बेसिकली बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और उसमें हमने चंद एक चीज़ें की थी। हमने कहा था रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर लैंड, लेबर, कैपिटल, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इनसे गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज से आप अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। नीड्स एंड वांट्स को आप सेटिस्फाई करते हैं, एंड हम कहते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एंड नीड्स और वांट्स आर अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड है। रिजल्टेड इनटू अ सिचुएशन ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसकी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्कार्सिटी और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और स्कार्सिटी का जो सोल्यूशन होता है, हम कहते हैं कि इसके लिए हम क्या करते हैं, वी मेक अ चॉइस, हम चूज करते हैं, और चॉइस का एंड जो है वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ, राइट। दैट्स व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अभी तक हमने जो किया था, सो वी हैव टू गो टू द मल्टीपल चॉइस सेक्शंस, जहां पर हमने लास्ट मल्टीपल चॉइस शुरू किए थे और उनको हमने डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। पहला मल्टीपल चॉइस हमने कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन जो था, विच स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक्स इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में करेक्ट नहीं है? इकोनॉमिक एक्शंस कैन प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स। इट इज करेक्ट। व्हाई? क्योंकि whenever we take any action, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, हो सकता है बैकफायर कर से वो इफेक्टिव ना हो, तो rather than getting a benefit we might get a disadvantage. So economists are not perfect, and no economic policy is a perfect policy, right? So that can't be true. That is true, sorry. हम कहते हैं economic sections can produce unexpected, so it is not correct वाली option को, not correct को justify नहीं करता, so हमने A को छोड़ दिया, A is not the answer. उसके बाद हम आए थे दूसरा, इकोनॉमिक थिंकिंग इज यूजुअली बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एट द मार्जिन। अच्छा, व्हाट इज दिस लॉजिकल रीजनिंग एट द मार्जिन? यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लेट मी टेक यू टू द नोट सेक्शन, अगेन राइटिंग सेक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन, व्हाट इज मार्जिन? ये आगे जाके आना था, लेकिन मैं आपको अभी इसी स्टेज पे बताऊंगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ margin? Margin decision making. Let's take an example. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और उससे आपको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। सपोज करें कि यू आर अ मैनेजर ऑफ एमिरेट्स। आप एमिरेट्स के मैनेजर हो लाहौर में। लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जो लाहौर से दुबई की फ्लाइट जाने वाली है, अभी अगले 10 मिनट में चली जाए, राइट। उसमें अभी 10 सीट्स खाली हैं, एंड देयर इज नो चांस कि अब फर्दर आपकी बुकिंग खत्म हो चुकी है, मतलब देयर इज नो फर्दर बुकिंग। सो 10 सीट्स अभी बुक नहीं हुई, एंड आफ्टर 10 मिनट्स दैट प्लेन वुड फ्लाई। एवरेज आप जो टिकट चार्ज कर रहे थे, दैट टिकट प्राइस वाज से 30,000. There comes a group of tourists who have the visa, passports, come to the manager's office, और वो लास्ट 10 मिनट्स में जब आते हैं वो कहते हैं जी हमने दुबई जाना है, बट वी विल बी पेइंग यू 15,000
पर पर्सन। आपने ये डिसाइड करना अब कि क्या आप उन पैसेंजर्स को लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, राइट। मेक योर चॉइस, लेट मी नो, राइट। क्या आप उस पैसेंजर को सिलेक्ट करेंगे, लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। सर फर्स्ट पैसेंजर्स कितने हैं? 30,000 वाली पहले क्या डील थी? पहले 30,000 में रेगुलर जो है वो कस्टमर्स जितने जा रहे थे, जितने बुक हुए थे पहले, बुकिंग जिन्होंने टिकट्स ली हुई थी, बुकिंग करवाई हुई थी, उनको आपने टिकट बेची थी 30,000 ईच, राइट। अब आपका प्लेन जाने वाला है नेक्स्ट 10 मिनट्स में, और आपकी जो फर्दर बुकिंग कोई नहीं है, लेकिन आपके पास 10 सीट्स प्लेन में खाली, एंड देयर कम्स अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट जो कहते हैं जी हम 15,000 ईच पे करेंगे, राइट। तो आपने बीइंग अ मैनेजर डिसीजन लेना है कि क्या आपको उनको ऑन बोर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सर आइदर वे क्या कहते हैं, इसकी 10 सीट्स खाली रहेंगी तो खाली रहेंगे, करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, एनीवन एल्स? अब्दुल जी बासित? करना चाहिए। करना चाहिए। आपका भी आइडिया करने का है? बासित क्योंकि आपका हैंड रेज्ड है, बस सर नहीं करना चाहिए क्योंकि क्यों नहीं? लड़ाई हो। क्या कुछ लड़ाई होगी? प्रोटेस्ट कर सकते सर हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे से। नहीं, प्राइस चार्ज करना तो कंपनी की पॉलिसी पे होता है। देखिए, प्राइस कुछ भी चार्ज कर लें, अभी ऐसा होता है ना कि आप एडवांस बुकिंग करवाते हैं आपको रेट कम मिलता है, तो जो आप ऑन ऑन डे बुकिंग करवाते हैं तो आपको रेट ज्यादा मिलता है, इस पे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। तो इस बात के ऊपर ये तो कंपनी की पॉलिसी, कंपनी चाहे फ्री ले, चाहे कंपनी चाहे डिफरेंट प्राइस चार्ज करे, राइट। किसी को ज्यादा चार्ज करे, तो किसी को कम नॉर्मल चार्ज। के बढ़ा देते हैं प्राइसेस, हम्म मतलब जो अर्जेंट होता है ना उस पर बढ़ा दिया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बढ़ा भी दिया, क्योंकि बढ़ाने पे प्रोटेस्ट तो नहीं हो सकता ना बढ़ाने पे प्रोटेस्ट हो सकता, ना कम करने पे प्रोटेस्ट हो सकता। देखिए, इट्स अ प्राइवेट फर्म and it's their policy, whatever the price they want to charge to whoever person, you can't object it। वो कह सकते हैं जी हमारी पॉलिसी है कि लास्ट टाइम मिनट्स में हम 50% डिस्काउंट भी दे सकते, we just made a policy। सर आइदर वे लॉस हो नहीं रहा आपका। हम्म सारे लोग असल यही करेंगे। असल मसला ये है कि हमने ये डिसाइड करना है कि क्या ये उनको लेके जाना हमारे बेनिफिट में है कि नहीं है। तो लॉन्ग रन बेनिफिट ही में ये बेनिफिट है सर। कि आखिरी 10 मिनट में जाके ही बुकिंग करें, इसकी वजह से जी उनको हाँ, असल में ओके, उनकी सेल्स। देयर वुड बी नेक्स्ट कंसर्न। बिल्कुल बासित, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ कि जब वो अगर लास्ट 10 मिनट्स में, अब क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इस दफा ले जाएंगे तो अगली दफा क्या होगा, वो और 10 लोगों को बताएंगे, वो अगले 10 लोगों को बताएंगे, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे जी हम लास्ट 10 मिनट्स में जाके 50% बजा के लेके जाएंगे। यस, इट विल बी, ऐसा होगा, लेकिन उसके तो साथ साथ वन टाइम तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर प्राउड होगा नेक्स्ट टाइम फिर वो लेगा वापस। वन टाइम एक भी कंसर्न है कि वन टाइम में, लेकिन इसके साथ जो ये वाला कंसर्न भी मौजूद है कि एक कंपनी के लिए लेटर ऑन ट्रबल भी क्रिएट हो सकती है। अच्छा, इस ट्रबल का एक आंसर है हमारे पास, एक अगला फर्दर कंसर्न है इसी ट्रबल का कि लास्ट 10 मिनट्स में जब आप फ्लाइट लेंगे तो देयर इज अ chance that you will get the empty seats and you will get the 50% discounted, and there is another chance that already all the tickets are sold and you won't be able to get the flight। अब वो ट्रैवलर्स जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं, जिनकी कमिटमेंट है, जिन्होंने आगे टाइम दिया हुआ, जिन्होंने आगे मीटिंग सेट की है, they can't take such kind of chance, but those who are the tourists, जिनको आता है अच्छा ठीक है आज नहीं मिल रही तो कल चले जाएंगे, कौन सी कोई इमरजेंसी पड़ी है आगे, राइट। तो वहां पर उनके लिए दे माइट बी यूजिंग दिस वन। एंड इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि जब अगर आप जब इंटरनेशनल टर्म किया तो इसमें ये लास्ट मिनट जो डिस्काउंट्स, जब फ्लाइट डिस्काउंट्स, ये पूरी दुनिया में एयरलाइंस ऑफर करती हैं। होता क्या है कि ये इनकी बड़ी अनसर्टेन सिचुएशन होती है, ट्रेन्स भी करती हैं और एयरलाइंस भी करती हैं। स्टार्ट में इनकी आती है प्राइसेस एडवांस बुकिंग की, वो बहुत कम प्राइस पे होती है, मतलब डिस्काउंटेड होती है। फिर जैसे जैसे डे उसका फ्लाइट का टाइम करीब आता जाता है, उसकी प्राइस अब जाती है, राइट। ऑन द डे प्राइस उसकी हाईएस्ट होती है, और हो सकता है कि अगर लास्ट डेट के ऊपर जब फ्लाइट उनकी जाने वाली है, राइट, और टाइम बहुत थोड़ा रह गया और उनके पास सीट्स खाली हो,
तो फिर वो एक और ऑफर निकालते हैं, दैट इज द लास्ट मिनट बुकिंग, और लास्ट मिनट बुकिंग में वो डिस्काउंट लगा देते हैं ताकि उनकी वो सीट्स खाली जाने के बजाय फिल जाए। इस एग्जाम्पल का बेसिक पर्पस क्या था? लेट्स टेक बैक टू द कंसर्न ऑफ डिसीजन ऑफ मार्च। यहाँ पर जो बेसिकली कंसर्न ये है कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट थी, एमसी, इसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? एक एडिशनल पैसेंजर की कॉस्ट यहां पर होगी, कॉस्ट ऑफ एडिशनल पैसेंजर। तो एडिशनल पैसेंजर की कॉस्ट क्या थी एयरलाइन के लिए? इट वाज 0। क्यों 0 थी? बिकॉज सीट्स तो हैं, मील भी आप पहले से फुल करवा चुके हैं, फ्यूल भी उतना ही लगना है, लैंडिंग चार्जेस भी वही हैं। तो इसका मतलब है कि आप एडिशनल पैसेंजर्स को बोर्ड करें या ना करें, यू आर गोइंग टू बेयर द सेम कॉस्ट। तो एडिशनल पैसेंजर की वजह से कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ना उस फ्लाइट के ऊपर। ऑन द अदर हैंड, अब इस केस में आपने देखना दूसरा कंसर्न आपका मार्जिनल रेवेन्यू का। ये बेसिकली आगे जाके मैंने टॉपिक करवाना था, लेकिन ये साथ ही एमसीक्यू के साथ ही आगे, तो मैं कह रहा हूं आपको साथ ही करवा देता हूं। मार्जिनल रेवेन्यू होता है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल पैसेंजर। एडिशनल पैसेंजर मैं जरा अब यहां पर अब यहां पर अगर हमने 15,000 लिया है एवरी एडिशनल पैसेंजर से, कॉस्ट उसकी 1,500,000 राइट, तो वो 15,000 मल्टीप्लाई बाय जब वो 10, राइट, तो 10 आपके पास जब वो 150,000 आपके प्रॉफिट में ऐड हो रहा है, राइट। सो द रैशनल डिसीजन और लॉजिकल डिसीजन इज टू टेक देम ऑन बोर्ड। अच्छा, अगर यही सिचुएशन में थोड़ी सी और डाउन करता हूं, मैं कहता हूं कि वो पैसेंजर 5,000 की ऑफर कर रहा है, अब क्या करना चाहिए? जब वो 5,000 रुपये की ऑफर कर रहे हैं कि हम 5,000 पर पर्सन पे करेंगे, सर नहीं 10 लेना पैसेंजर्स, अच्छा क्यों नहीं लेना? पैसे थोड़े हैं। सर, पैसे की बात नहीं है, कहते हैं ऐसा यूं है कि आगे जाके इसमें काफी प्रॉब्लम्स होंगी, लोग लाइक लास्ट मिनट पे वेट जो करेंगे, मार्जिन से कम देंगे अब। बिल्कुल ठीक है, लास्ट मिनट पे वेट करेंगे, एग्रीड कि वो लास्ट मिनट पे वेट करेंगे, लेकिन लास्ट मिनट के वेट का इशू कम है आपका। मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं किस तरह से काम। लास्ट मिनट पे वेट करने वाले पैसेंजर्स बहुत थोड़े होते हैं। क्यों थोड़े होते हैं? आप इवन टूरिस्ट हैं, तो आपने आगे जहां जाना है वहां का होटल बुक करवाया हो, अगर आप आज नहीं पहुंच सकेंगे तो आपकी बुकिंग की आपको चार्जेस पड़ जाएंगे, ये दोबारा कैंसिल हो जाएगी, तो दोबारा आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। तो इट वुड बी अ मोर ट्रबल। उनका पूरा ट्रैवल प्लान, आगे जहां जहां उन्होंने जाना है, उनका सारा ट्रैवल प्लान चेंज हो जाएगा। तो इट इज लेस लाइकली, लास्ट मिनट की ऑप्शन को ऑप्ट करने वाले बहुत कम लोग, ज्यादा लोग नहीं, राइट। सो इस केस में अगर 5,000 भी मिल रहा है ना, तो उससे उसको ट्रबल कोई नहीं आ रहा। कंसर्न ये है कि अब यहाँ असल में अगला मैटर आता है इस बात का कि हाउ मच मनी इट इज कंट्रीब्यूटेड टू अस, लाइक इज इट द 15,000 इज वर्थ इट, और 20,000 इज वर्थ, और 10,000 इज वर्थ, और 5,000 इज वर्थ, और 1,000 इज वर्थ। तो टेक्निकली स्पीकिंग, जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब आपको एडिशनल यूनिट्स के ऊपर, पैसेंजर के ऊपर रेवेन्यू आ रहा है, कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी है आपकी? कॉस्ट आपकी क्या है? 0। तो इसका मतलब इवन 1 rupee price of the ticket will be adding to the profit. Though 1 rupee looks like very childish सी बात लगती है इस एग्जांपल में, राइट, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स बेच रहे हैं, उसमें 1 रुपये और वो मिलियंस में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का मार्जिन का मतलब है मिलियंस का प्रॉफिट आ सकता है आपका, राइट। तो यहाँ पर हमारा कंसर्न है कि यहाँ पे हम डिसीजन कैसे करते हैं? हम डिसीजन इस बात पे नहीं करते कि टोटल कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट कितनी है, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, टोटल प्रॉफिट। हम डिसीजन लेते हैं कि हर एडिशनल यूनिट के ऊपर हमें रेवेन्यू कितना मिल रहा है और हमें कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी। जब तक रेवेन्यू आपको ज्यादा मिल रहा है कॉस्ट से, आप डिसाइड करते हैं कि आप उसको प्रोड्यूस करें, आप उसको सेल करें। जब आपको कॉस्ट ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम हो, तो फिर आप उसको डिसाइड करते हैं कि नहीं, इट इज नॉट बेटर टू प्रोड्यूस इट। आपने नोटिस किया होगा इसी एग्जांपल के साथ कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, अब एक सॉफ्टवेयर को, एक एप्लीकेशन को डेवलप करने में मिलियंस की स्पेंडिंग होती है, लेकिन उसकी प्राइस क्या होती है? $2, $5, $10, राइट। अब व्हाई दैट प्राइस इज दैट लो?
मतलब इतनी प्राइस क्यों कम है? मतलब जूम जो है, अगर इसने जिस पे हम बैठे हैं, अब इसकी एक एप्लीकेशन बाय करते हैं दैट कॉस्ट यू अराउंड $20। अच्छा, क्या इसकी कॉस्ट $20 है इसको डेवलप करने की? इसकी डेवलप करने की तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो उन्होंने प्राइस कैसे सेट की है? उन्होंने देखना है कि एडिशनल यूजर के ऊपर एक और यूजर हम जब वो इशू करते हैं उसको राइट इशू करते हैं तो उसके ऊपर उनकी कॉस्ट क्या आती है? बड़ी माइनर सी कॉस्ट आती है। उनको थोड़ी सी सपोर्ट करनी पड़ेगी, कुछ वो क्वेश्चंस पूछेगा, तो उसके लिए आपके कुछ बंदे हायर किए होंगे, उनको आपने पे करना होता है। तो जितने यूजर बढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ आपका थोड़ा सा सर्वर का लोड थोड़ा बढ़ेगा। तो उन्होंने उस कॉस्ट को देखना है जो उनकी एडअप हो रही है और उसके मुताबिक डिसीजन करना है। इसलिए आप देखते हैं कि इन चीजों की प्राइसेस बहुत लोअर होती हैं एज कम्पेयर टू देयर ओरिजिनल कॉस्ट। सो द डिसीजन वी मेक इज नॉट ऑन द टोटल और एवरेज, इट्स ऑलवेज ऑन द मार्जिन। कि एक्स्ट्रा यूनिट के ऊपर आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, कॉस्ट कम है, गो फॉर इट। अगर एक्स्ट्रा यूनिट के ऊपर कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, डोंट गो फॉर इट। Going back, and from your discussion point, you must have or might have some concern about this thing which I just told you, decision at the margin. Please ask. Anyone? Open your mic, say it. Abdul Basit. सर आपकी गुडविल वगैरह भी तो इफेक्ट हो सकती है ऐसे काफी, मतलब अगर आपने ज्यादा हाई प्राइसेस यस वगैरह। यस, आपको डिसीजन लेते हुए देखें, डिसीजन लेते हुए आपने डिसीजन मार्जिन पे लेना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने बहुत सारी चीजों को कंसिडर जरूर करना है। गुडविल है, मार्केट प्राइस आपने एक रखी है, आपने एक ब्रांड रिकग्निशन रखी। जैसे एप्पल जो है वो अपनी प्राइस को डाउन नहीं करता। क्यों नहीं डाउन करता? बिकॉज वो कहते हैं जी कि हमने वी हैव प्रोड्यूस द एलीट प्रोडक्ट्स ओनली एंड दैट इज मेंट फॉर एलीट, नॉट फॉर एन एवरेज पर्सन। सो यस, गुडविल को भी वो कंसीडर करते हैं। तो एवरी कंपनी वुड बी मेकिंग देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स पे डिसीजन लेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये डिसाइड करना है कि प्रॉफिट कितने पे आएगा और कितने पे सेल करना और कितने पे नहीं करना, तो उनका मेन कंसर्न किस पर आ जाता है? मार्जिन पर आ जाता है। अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। जी बात, यू अंडरस्टैंड? सर ठीक है। Okay, anyone else have any question or concern about this? Time to ask. If not, I'm taking you to the notes section and I'm going to show you that what actually we did. ये आगे का एक टॉपिक है, इसी चैप्टर के एंड पे एक टॉपिक है। तो मैंने उस टॉपिक को, चूंकि मल्टीपल चॉइस सामने आ गया था, मैंने कहा अच्छा चले मैं आपको ये बात समझा देता हूँ यहीं पर, राइट? आपको दिखा देता हूँ कि वेयर इट इज, डिसीजंस एट द मार्जिन, macroeconomic issues, meaning of sectors, perhaps decision at the margin. This is the topic we have, right? We just did this topic, decision at the margin. It is on page 36, decision at the margin. I hope you have got the books by then. Now, आप लोगों को अपने books ले ली होंगी, नहीं ली तो as soon as possible अपने पास books रखें ताकि आप बस complete notes भी। तो decision at the margin ये वाला topic अभी मैंने आपको करवाया है इसका, right? Moving back to our MCQ part, जिसमें हमने सेकंड ऑप्शन उठाई थी। हमने कहा था इकोनॉमिक थिंकिंग इज यूजुअली बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एट मार्जिन। इट इज करेक्ट, ऐसा है, इसलिए नॉट करेक्ट की ऑप्शन नहीं लेंगे हमने इसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स ऑलवेज हैज अ कॉस्ट। यस, जब भी आप कोई रिसोर्स एक जगह पे यूज करते हैं तो दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते, तो देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी ट्रू बात है, सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। द आंसर इज डी, द वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस इन्वॉल्व्स प्योरली ऑब्जेक्टिव जजमेंट। अच्छा, ये क्या बात, ऑब्जेक्टिव जजमेंट क्या होती है? वो कहते हैं किसी, जरा अंग्रेजी मुश्किल लिखी है, लेट मी ट्रांसलेट इट राइट फॉर यू। इज सेइंग दैट किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू एक ऑब्जेक्टिव जो है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव जजमेंट है। जब हम कहते हैं कि इट्स अ जजमेंट थिंग, लाइक किस चीज की वैल्यू डिसाइड करते हैं तो एक पर्सन के लिए उसकी वैल्यू कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है, तीसरे के लिए कुछ और है। सेम प्रोडक्ट के लिए कुछ लोग ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग कम प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच product they need for that, and that's why every person would be willing to pay a different price. However, the price is being decided by a demand supply mechanism, which we'll do later on. So we are left with the answer D here.
Oh, sorry. मैं आपको एक सेकंड. Answer D is the correct one. The value of the good or service involves a purely objective judgment. मैं जरा थोड़ा सा इसको जब वो डिफरेंट वे में ऑब्जेक्टिव जजमेंट का मतलब होता है कि आपकी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है. वैल्यू ऑफ गुड का मतलब है प्राइस. तो आप कहते हैं कि वैल्यू हर पर्सन के नजर में डिफरेंट है, बट मार्केट में वैल्यू किसी भी चीज की उसकी पर्सन पे बेस नहीं करनी होती. इट इज बेस्ड ऑन द कंप्लीट मार्केट मैकेनिज्म, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म आता है कि जहां पे डिमांड ज्यादा होगी प्राइस अप चली जाती है, डिमांड कम होगी प्राइस डाउन चली जाती है. सो it is the demand and supply that determine the price of the product. It's not a person's individual opinion. मैं कहता हूँ ये बहुत सस्ती होनी चाहिए, आप कहते हैं नहीं ये महंगी होनी चाहिए. तो that is our personal objective judgments. हमारी objective judgments पे बेस नहीं करता, ये demand and supply पे बेस करता है. Yes, willingness vary करती है किसी की, लेकिन मार्केट में प्राइस एक ही डिसाइड होती है. That is with the demand and supply. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. अब ये आसान क्वेश्चंस पर आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन निकल के दोनों. To overcome the problem of scarcity, countries with a few natural resources need to concentrate on the quality of human resources. Human resource labor को कहते हैं. Which set of policies would be most appropriate? Okay, आपके पास natural resources कम है, तो natural resource policy क्या होगी? Develop renewable energy supplies. Does it make sense? Yes, it does. Yes. क्यों? क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है, तो हम इसको करना चाहिए. अच्छा, प्लान एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हमें जो है वो प्रॉपर्ली प्लान करना चाहिए. मेक सेंस. प्रोटेक्ट लैंड रिसोर्सेज, नहीं, लैंड रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर तो हमारे पास पहले से नेचुरल रिसोर्सेज कम है, राइट. तो हमें तो और ज्यादा यूज करना है. रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, नहीं, हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, हमें तो बाहर से रॉ मटेरियल्स लेके आने चाहिए. अच्छा, उसके बाद दूसरी साइड पर आ जाए, जब ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी क्या होगी? इंप्रूव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. यस, उससे क्या होगा? क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एजुकेशन क्या हो जाएगी? ह्यूमन रिसोर्स क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी. बी में चले जाए, डिस्करेज ऑटोमेशन. अच्छा, जब हम ऑटोमेशन को डिस्करेज करेंगे तो आपके पास जो लेबर की क्वालिटी इंप्रूव करने का कोई चांस नहीं, बल्कि लेबर जो है वो आपकी जब इनएफिशिएंट होना शुरू हो जाएगी, राइट. सो दैट वुड नॉट बी. हमारे पास आंसर बचा है, ओनली ऑप्शन इज लेफ्ट इज ए. अच्छा, यहाँ पे आप नोटिस करें मैंने एक काम क्या किया. यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जो करते हैं ना इसको, जो टेबल फॉर्म में दिया होता है मल्टीपल चॉइस, उसको वो करते हैं, वो और तरह से पढ़ते हैं. वो पढ़ते हैं ए, डेवलप द रिन्यूएबल एनर्जी एंड देन इंप्रूव द एजुकेशन ट्रेनिंग, दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं. मैं इस तरह नहीं करता. मैं कहता हूँ आप एलिमिनेशन मेथड से चलें. पहले उसके नेचुरल रिसोर्स पॉलिसीज को आप कर लें, उनमें से कौन कौन सी ट्रू है, और उसके बाद आप ह्यूमन रिसोर्स पर आ जाएं. तो उसमें दोनों जो करेक्ट होंगी वो आपका आंसर होगा. अच्छा, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं. मैं आपको सिंपल कुछ क्वेश्चन, फिर मैं आपको एज एन होमवर्क भी दूंगा कि आपने क्वेश्चन. व्हाट मस्ट फॉलो व्हेन द स्कार्सिटी एग्जिस्ट्स. अगर स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए. आपने आंसर बताना है. आप check the question, read the question options and make your choice. Raise your hand. Do not tell me the answer. Answer आपने बताना नहीं मुझे. Just raise your hand, choose your answer, raise your hand, and मैं one by one आपसे पूछता जाऊंगा. Sorry, अब आपकी easy question start होगी. Okay, we have 5, 6, 7. Okay, one by one. हम जब पूछते जाते हैं. हमजा मंजूर. सर ए आंसर. हमजा का मंजूर है. फरीहा. सर ए है आंसर. ए आंसर. रसलान. सर ए. आमना. ए आंसर है. आंसर ए. दाइम. सर सी है. ओके, अब्दुल बासित. यस सर ए है. हमजा खालिद. सर ए है. ओके, सो मेजॉरिटी गोज फॉर ए. हम चेक कर लेते हैं. देखिए, मैंने आपको लास्ट में बताया था, मैं आपको थोड़ा सा फिर से वो बात एक रिपीट कर देता हूँ. स्कार्सिटी जब होती है, व्हेन देयर इज अ स्कार्सिटी, तो स्कार्सिटी का मतलब है कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल ऑफ योर डिजायर्स. So what do you have to do? You have to make a choice.
और जब आप चॉइस करते हैं यू फेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दैट इज अ बेसिक की लिंक, राइट? सो on the basis of this, the answer should be A. Yes, we agree with the majority. Producers must be misallocating resources. C इसलिए नहीं है कि यहाँ पे उसने पूछा है कि स्कार्सिटी जब एग्जिस्ट करती है तो चाहे वो एलोकेट अच्छी तरह करें चाहे वो मिस एलोकेट करें, स्कार्सिटी तो एग्जिस्ट करते रहना. स्कार्सिटी का मतलब है रिसोर्सेज कम है, वांट्स आर. अगर वो अच्छे तरीके से एफिशिएंटली एलोकेट भी कर लें रिसोर्सेज तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्कार्सिटी खत्म हो जाएगी, ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएंगे या वांट्स अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई हो जाएंगे. स्कार्सिटी तो फिर भी रहेगी. स्कार्सिटी का मतलब है वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड दैट स्टेज. Doesn't matter whether you allocate resources efficiently or inefficiently. So C cannot be the answer. 5 देखें जरा quick. 5, 6, good. Speed से आंसर आना चाहिए इसका. Make your choice. Raise your hand. Okay. Good one. Carry on. One more and I'm answering. Going for answers. Okay. Hamza Khalid. C. Basit. C. Arslan. Sir, C. Hamza. C. Friha. Sir, C. Amna. C. Daim. सर सी. Friala Wes. C, sir. Abdullah Fareed रह गया. Abdullah Fareed आपका क्या है? सी सर. Okay, good. All good. वैसे इंटरेस्टिंग मजे की बात यह है कि इसका आंसर मैंने ऊपर लिखा था. देखिए, scarcity, choice, opportunity cost. So यहाँ पर Yes. scarcity, C is the answer. Scarcity leads to the choice and choice leads to the opportunity cost. Perfectly all right. C is the answer. 6 देखें. Why is the choice central to the economic problems? Look at the options. All 4. Make your choice. Raise your hand. Amna का क्या आंसर? Carry on. Choice क्यों होती है? Why the choice is there? 3 people. I need 3 more. 6 पे मैं आंसर डिस्क्राइब करना शुरू कर दूं. 1 more. One more raise hand and I will answer. Yes. Okay. So let's move to the answer choices. Amna. C. C. Arslan. Sir, C. Daim. सर सी. Hamza. C. Basit. D. बासित का डी है. फ्रीहा. Sir, C है. अब्दुल्ला फरीद. सी सर. ईशा नूर ने अभी तक आंसर नहीं किया. लेट्स आस्क ईशा नूर. C. C. Okay. So moving on to here. पहले तो हम डी को देखें. The people's wants are limited, not unlimited. Unlimited होती तो डी आंसर ठीक होता, राइट? ये लिमिटेड वांट्स कह रहा है जो कि ट्रू ही नहीं. वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं. तो यस द आंसर इज सी. मोस्ट सोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. इससे आप चॉइस क्यों होगी? बिकॉज फॉर एग्जांपल यू हैव एन एग्रीकल्चर एरिया, सो वहां पे आप फार्म हाउस भी बना सकते हैं, वहां पे आप एक फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, वहां पे आप एक जो है वो स्कूल भी ओपन कर सकते हैं. सो इफ यू हैव एन एरिया of land, you can use it for multiple purposes. आप multiple purposes भी use कर सकते हो. Then when you choose for one purpose, you are going to sacrifice the other. तो choice यहाँ पर जब आप choice करेंगे तो आपको opportunity cost face करनी पड़ेगी, and that is basically the basic economic problem. So similarly the questions are the questions. ये अब आपका homework है कि इससे आगे आप इसके MCQs करें. मैं आपको selectively करवाऊंगा, start में करवाऊंगा, उसके बाद आपने खुद करने. ये पहला यूनिट आपका 1.1 का, right?
गेट द बुक्स, राइट, ASAP, ये 1.1 है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पेपर 1, राइट। तो आप इसके कर लें, तो आप उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मंडे के वाले दिन आपने मुझसे इस पे कोई अगर आपके क्वेश्चन आपसे, इसके आगे इसका आंसर की भी लिखी हुई है और इनके आंसर की एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि व्हाई द A is the answer और B is not the answer, राइट। तो सारी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट डू देम, राइट, करेक्ट योर, चेक योर आंसर्स, जो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ के भी समझना है वो आपने मुझसे पूछना है। मूविंग फ्रॉम हियर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर लिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज आई गेस सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा, यस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, देयर आर 3 वर्ड्स हियर। यहाँ पर मैं जब एक लाइन लगा देता हूँ जी कि यहाँ से हमने नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। What does the word, this name indicates? Common sense. The possibility of productions. Possibility of production. देखें, first part is a curve, so yes, it is a curve. Second part, हम कहते हैं यहाँ पर जब it is showing the production possibility. Production possibility का मतलब है capacity, जो production capacity of production. So a curve that shows the production capacity of a country, that is known as production possibility curve, right? Simple words में। अच्छा, how we show this capacity? हम ये capacity show कैसे करते हैं? हम कहते हैं suppose करें कि एक country के पास जब वो सिर्फ 2 goods बनाती है, either food और clothing। अच्छा, ये हम क्यों assume कर रहे हैं कि एक country में जब सिर्फ 2 ही goods होती हैं, इसकी क्या वजह? Why we are supposing this? Because हमारे पास एक्सेस सिर्फ 2 है, तो हमें कर्व बनाना हो, तो कर्व बनाने के लिए हमारे पास 2 एक्सेस होते हैं, तो हम एक गुड को एक एक्सेस पे, दूसरी गुड को दूसरे एक्सेस पे, बाकी किसी को ले ही नहीं सकते। सो हम सपोज करते हैं कि प्लीज आप माइक बंद रखें अपना जरा, राइट, फूड एंड क्लॉथिंग। मुझे फोर्सफुली बंद करना पड़ा है, भूल जाते हैं आप। ओके, सो हम कह रहे हैं जी कि वी टेक द फूड ऑन वाई एक्सेस, क्लोथिंग ऑन एक्स एक्सेस। नाउ सपोज करें इफ हम सारी लैंड को, सारे रिसोर्सेज को फूड बनाने में लगा देते हैं, इन फूड, तो आप ये बताइए कि क्लोथिंग की प्रोडक्शन कितनी होगी? सर 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप कहेंगे 0। फूड की क्या होगी? इट वुड बी मैक्सिमम, समथिंग मैक्सिमम। सब कहते हैं सपोज पॉइंट ए के ऊपर फूड की मैक्सिमम है, से 20 यूनिट्स फूड, कुछ भी हम ले लें। अगर हम यही काम इसके साथ हम करते हैं, इफ ऑल रिसोर्सेज इन क्लोथिंग प्रोडक्शन, अगर हम सारे रिसोर्सेज क्लोथिंग में लगा देते हैं, राइट, अब फूड की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी हमारी? सर ऑपोजिट हो जाएगी उनकी, और क्लोथिंग की आपकी मैक्सिमम होगी। ओके, सो आपने यहाँ पर इस पॉइंट पर आगे जहाँ फूड 0, ये मैक्सिमम आ गया। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये क्या शो करते हैं? पॉइंट ए शो करता है कि हाउ मच मैक्सिमम फूड यू कैन प्रोड्यूस। पॉइंट बी क्या शो करता है? हाउ मच मैक्सिमम क्लोथिंग यू कैन प्रोड्यूस। इफ यू कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स विद अ कर्व, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को एक कर्व के साथ कनेक्ट कर देते हैं, राइट, तो दैट इज नोन एज, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर ये स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं है? अभी इसी बात पे आते हैं। देखिए, इसको हम कह रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, a curve that shows the maximum possible capacity of a country for the 2 goods. 2 goods के लिए एक कंट्री मैक्सिमम कितना बना सकती है, उसकी कैपेसिटी कम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का है। But there comes a question
why we are making it like this, why we are not connecting like this one. हम जब वो 1 की फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, हम 2 की फॉर्म में क्यों नहीं कर रहे. And there is a third question, why we are not connecting like this one, right? हम इसको 3 फॉर्म में क्यों नहीं कर रहे. मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ आपको, तो आपको बेटर में नजर आएगी तस्वीर. अच्छा, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन ये रेज कर रहे हैं कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं. हम उसको 3 तरह से कर्व को कर सकते हैं. आउटवर्ड बेंड कर सकते हैं, इनवर्ड बेंड कर सकते हैं, या फिर हम इसको स्ट्रेट लाइन में ला सकते हैं. अच्छा, स्ट्रेट लाइन को बच्चे कह सकते हैं कि सर ये तो लाइन है ना, कर्व नहीं. तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है, इकोनॉमिक्स में ये आइंदा बात याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में लाइन को कर्व ही कहते हैं. सो जहाँ कहीं मैथ्स में लाइन इज डिफरेंट थिंग, इकोनॉमिक्स में लाइन एंड कर्व गिव्स द सेम मीनिंग, राइट. सो इसको आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन कहते हैं, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं. इट वोंट मैटर, ये मैटर नहीं करेगा. मैथ्स में मैटर करता है, इकोनॉमिक्स में नहीं. सो frankly speaking, these all 3 are production possibility. कर्व से तीनों पॉसिबल. 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, राइट. तो और आप कोई सा भी एक बना दें तो वो करेक्ट होगा. इट्स नॉट नेसेसरली कि आप 1 ही बनाएं, इट्स नॉट नेसेसरली आप 2 बनाएं और 3 ही बनाएं. whichever you make will be considered correct. The question is, what is the reason for the curve being like 1, like outward bending होने की reason क्या है, or what is the reason for inward bending, and what is the reason for straight line. किस situation में ये किस shape का बनेगा, right? That is the long question and is a long answer. We are going to do it in the coming class on Monday inshallah. आज की क्लास हमारी खत्म होती है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, उसमें हम ये shape of PPC डिस्कस करेंगे, राइट जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज.